हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। आज हम पढ़ेंगे लंदन। लंदन पोयम को लिखा था विलियम ब्लेक ने। दोस्तों, लंदन पोयम विलियम ब्लेक ने सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में पब्लिश करवाई थी। पोयम को शुरू करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस क्या था। बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से इसको समझिएगा। और अगर आपको पहले से ही पता है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस के बारे में तो फिर आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं और पोएम की एक्सप्लेनेशन पर जा सकते हैं। तो दोस्तों, विलियम ब्लेक ने दो कलेक्शंस बनाए थे पोइट्री के। एक का नाम था सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस और दूसरे का नाम था सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में विलियम ब्लेक ने उन पोएम्स को डाला जो हमारे समाज की दुष्ट चीज़ों को दिखाती हैं, जो समाज की बुराई को दिखाती है। और सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में विलियम ब्लेक ने उन पोएम्स को डाला जो समाज की अच्छाइयों को दिखाती है। अब मैं आपको इसका एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। दोस्तों, विलियम ब्लेक का ऐसा मानना था कि जब हम बच्चे होते हैं तो हम बड़े मासूम होते हैं। हमारे अंदर कोई मक्कारी नहीं होती, कोई चालाकी नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं हमारे अंदर मक्कारियाँ आने लगती हैं। जैसे जैसे हमें दुनिया का एक्सपीरियंस होता रहता है हम लोग दुष्ट होने लगते हैं। इसीलिए यहाँ पर विलियम ब्लेक ने इस कलेक्शन का नाम रखा है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। और आज हम जिस पोएम को पढ़ने जा रहे हैं लंदन, ये पोएम भी सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में आती है। अब क्योंकि ये पोएम सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में आती है तो आपको पता लग गया होगा कि दुनिया की हार्श रियलिटी को, दुनिया की बुराई को इस पोएम में बताया जाएगा। दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी बात आपको और बताता हूँ, इस बात को आप लोग नोट कर लेना। विलियम ब्लेक क्या करते थे? विलियम ब्लेक अगर एक पोएम सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में लिखते थे तो फिर उसका जवाब में एक पोएम सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में लिखते थे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो विलियम ब्लेक की एक पोइट्री थी द टाइगर। अब द टाइगर को विलियम ब्लेक ने सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में पब्लिश करवाया था। द टाइगर के रिस्पॉन्स में विलियम ब्लेक ने एक पोएम लिखी थी द लैम्प, और द लैम्प को सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में पब्लिश करवाया था। तो बात आ रही है आपको समझ में कि अगर एक पोएम सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में लिखी जाएगी तो फिर उसके जवाब में, उसके रिस्पॉन्स में एक पोएम सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में लिखी जाएगी। अब शायद आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि जिस पोएम को आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो तो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में है, लेकिन लंदन के रिस्पॉन्स में विलियम ब्लेक ने कौन सी ऐसी पोएम लिखी जो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में थी? यही बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि विलियम ब्लेक ने लंदन पोएम के रिस्पॉन्स में कोई भी पोएम नहीं लिखी। इस बात को आप नोट कर लेना और अपने आंसर में ज़रूर लिखना। इट इज़ वन ऑफ द फ्यू पोएम्स इन सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस डैट डजेंट हैव अ कॉरस्पॉन्डिंग पोएम इन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। तो इसे आप नोट कर लो और लिख लेना अपने आंसर में। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, मुझे अभी याद आई है। बहुत सारे क्रिटिक्स का ऐसा भी मानना है कि विलियम ब्लेक ने सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस का जो आइडिया है वो जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट से लिया है। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस का मतलब है कि जब एडम और ईव जन्नत में थे, जब एडम और ईव बहुत मासूम थे और उन्होंने सेब को नहीं खाया था। और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब वो है जब एडम और ईव ने एप्पल को खा लिया था और उन्हें दुनिया में भेज दिया गया था। इनोसेंस रिप्रेजेंट्स द अनफॉलन वर्ल्ड एंड एक्सपीरियंस रिप्रेजेंट द फॉलन वर्ल्ड। ठीक है, अब मैं आपको इससे ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा और पोएम को शुरू करते हैं और बहुत ही आसान लैंग्वेज में पूरी पोएम को समझते हैं हमेशा की तरह। आई वेंडर्ड थ्रू ईच चार्टर्ड स्ट्रीट। वेंडर का मतलब होता है इधर उधर भटकना, बिना कोई मकसद के इधर उधर घूमना। तो विलियम ब्लेक बोलना चाह रहे हैं कि मैं लंदन की एक एक गलियों में, ईच यानी एक एक गलियों में घूम रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है चार्टर्ड। चार्टर्ड स्ट्रीट्स मतलब आसान लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं, इसका मतलब है कि जिन गलियों में विलियम ब्लेक घूम रहे हैं वो गलियां वेल एस्टेब्लिश्ड हैं। मतलब जो एरिया है वो पॉश कॉलोनी है, बहुत अच्छा बना हुआ है, वेल एस्टेब्लिश्ड है। ठीक है, आसान लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है।
नियर वेयर द चार्टर्ड थेम्स डज फ्लो। यहाँ पर दोस्तों बात हो रही है थेम्स रिवर की। आपने अक्सर थेम्स रिवर का नाम सुना होगा लिटरेचर में। दोस्तों, जिस तरह से इंडिया में गंगा नदी है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम लोग गंगा नदी को देते हैं, हालांकि बहुत सारी नदियाँ हैं। इसी तरह इंग्लैंड में भी थेम्स रिवर है। जिस तरह हम गंगा को इम्पोर्टेंस देते हैं, इंग्लैंड में थेम्स रिवर को इम्पोर्टेंस दी जाती है। थेम्स रिवर इंग्लैंड की सबसे बड़ी रिवर है। तो पोएट बोल रहा है कि मैं यूं ही घूमते घूमते गलियों से होता हुआ थेम्स रिवर के पास में आ गया। मतलब जहाँ पर मैं घूम रहा हूँ उसी के पास थेम्स रिवर भी है। एंड मार्क इन एवरी फेस आई मीट मार्क्स ऑफ वीकनेस, मार्क्स ऑफ वो। विलियम ब्लेक कहते हैं कि मैं इन गलियों में घूम रहा था और घूमते घूमते मैंने बहुत सारे लोगों को देखा। इन लोगों के चेहरे पर कमज़ोरी थी, वीकनेस थी, दर्द था, बेबसी थी। मतलब ये लोग खुश नहीं थे, डिप्रेस थे। इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, इन एवरी इन्फेंट्स क्राई ऑफ फेयर, इन एवरी वॉइस, इन एवरी बैन, द माइंड फॉर मैनिकल्स आई हेयर। दोस्तों, बहुत गहरी बात कह दी यहाँ पर पोएट ने। पोएट कहता है कि चाहे कोई आदमी हो या फिर कोई हो बच्चा, चाहे कोई आदमी हो या फिर हो कोई बच्चा, सभी लोग दुखी हैं, परेशान हैं, बेबस हैं। इनकी चिल्लाहटें मैं सुन सकता हूँ, इनकी बेबसी को मैं महसूस कर सकता हूँ। यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है मैनेकल्स। मैनेकल्स का मतलब यहाँ पर है जंजीर। जी हाँ, पोएट कहना चाह रहे हैं कि इन लोगों ने अपने दिमागों में अपने आप को कैद कर रखा है। यहाँ की सोसाइटी ने इतने सारे नियम कानून बना दिए जैसे मानो ये लोग कैदी हों। बहुत सारे इन्हें रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये लोग कैद हो गए हैं, मानो इन्हें जंजीर से बांध दिया हो। मैं इंग्लिश में सुनाता हूँ इसका मीनिंग आपको। The manacles are some kind of chain that keeps a person imprisoned. The fact that these chains are mind-fogged reveals that they are metaphorical chains created by the people's own ideas. मतलब ये लोग जो हैं वो कैदियों की तरह ज़िंदगियों को गुजार रहे हैं और बहुत बेबस हैं। How the chimney sweepers cry. मैं सुन सकता हूँ उन चिल्लाहटों को जो चिमनी को साफ़ करती हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चिमनी जो होती है ना, बड़ी छोटी होती है साइज़ में। उसकी चौड़ाई बहुत छोटी होती है, लंबाई तो बड़ी होती है लेकिन चौड़ाई बहुत छोटी होती है। चिमनी में कोई बड़ा आदमी नहीं घुस सकता, अगर वो घुसेगा भी तो बड़ी उसे दिक्कत होगी। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पर क्या होता था, इसका एक बहुत बड़ा बिजनेस बना दिया गया था। बड़े बड़े ठेकेदार छोटे छोटे बच्चों को मज़दूर बनाकर रखते थे और चिमनी साफ़ करवाते थे, क्योंकि जब बच्चा छोटा था तो उसका ज़ाहिर है कि उसकी बॉडी भी छोटी थी, तो वो आसानी से चिमनी को साफ़ कर दिया करता था। एक चिमनी में जो बच्चा है वो आसानी से घुस जाया करता था। इस वजह से बहुत सारे बच्चों की मौत भी हो जाती थी। चिमनी को साफ़ करते करते बेचारे बच्चे मर जाते थे। और इससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि ज़्यादातर जो ठेकेदार थे वो अनाथ बच्चों को मज़दूर बनाकर रखते थे। अनाथ बच्चों को 2 वक्त का खाना मिल जाता था और वो इसी में खुश हो जाते थे। तो पोएट कह रहे हैं कि मैं उन चिमनी साफ़ करने वालों की चिल्लाहटों को भी सुन सकता हूँ। पोएट मतलब कहना चाह रहा है कि जो स्टेट है तुमने बना तो बहुत बढ़िया दी, पॉश एरिया है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इंसान तरक्की कर रहा है, लेकिन लोग खुश नहीं हैं, लोग बेबस हैं, डिप्रेस्ड हैं, दुखी हैं। एवरी ब्लैकनिंग चर्च अपल्स। और पोएट के हिसाब से चर्च इसका ज़िम्मेदार है। जो ये बच्चे चिमनी साफ़ करते हैं छोटे छोटे और इनकी मौत हो जाती है, इसका ज़िम्मेदार चर्च है। ये सारी गलती चर्च की है। यहाँ पर चर्च के साथ लिखा हुआ है ब्लैकनिंग। इसका मतलब है कि ये बात चर्च अथॉरिटीज़ के लिए बहुत ही शेमफुल है। एंड द हेल्पलेस सोल्जर साई रन्स इन ब्लड डाउन पैलेस वॉल्स। पोएट यहाँ पर टारगेट कर रहा है गवर्नमेंट को। पोएट कहता है कि बेवजह मासूम सोल्जर्स भी अपनी जानों को गंवा देते हैं इन मक्कार अमीरज़ादों के लिए। पैलेस वॉल्स यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है रॉयल्टी को, अमीरज़ादों को।
इन अमीरज़ादों को, इन गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा कि कोई मरे, कोई सोल्जर मरे या जिए। सोल्जर्स खामखा अपनी जान को गंवा देते हैं इनकी रक्षा करने के लिए। बट मोस्ट थ्रू मिडनाइट स्ट्रीट्स आई हियर हाउ द यूथफुल harlots curse, blast the newborn infants tear and blights with plagues the marriage hears। लेकिन जब इस शहर में रात होती है, इन गलियों में चांद दिखाई देता है, तो फिर मुझे प्रॉस्टिट्यूट्स की बेबसियां सुनाई देने लगती हैं। उनकी चिल्लाहटों को मैं सुन सकता हूँ, उनके दर्द को मैं महसूस कर सकता हूँ। प्रॉस्टिट्यूट यानी वैश्या। इसके बाद पोएट कहता है कि उन माँ के जो बच्चे पैदा होते हैं, मतलब जो प्रॉस्टिट्यूट होती हैं, उनके जब बच्चे पैदा होते हैं तो उन बच्चों को देखकर वो माएँ खुश नहीं होती, बल्कि उन बच्चों को कोसने लगती हैं। देख रहे हो कितनी गहरी बात यहाँ पर करी है पोएट ने, और दिल को छू देने वाली बात करी है। पोएट कहता है कि वो माँ खुश नहीं होती अपने बच्चे को देखकर, बल्कि उस बच्चे को कोसने लगती है कि तू पैदा क्यों हुआ। जब उस माँ का बच्चा रोता है तो वो माँ उस बच्चे को चुप नहीं करवाती, बल्कि उसे डांटती है। यहाँ पर लास्ट में एक वर्ड लिखा हुआ है मैरिज हर्स। इसका मतलब है कि पोएट मैरिज को मौत की तरह देखता है। मैरिज करना यानी डेथ, मतलब मैरिज को इस सोसाइटी ने एक खेल बना दिया है। लोग शादियां करते हैं लेकिन शादियों की कोई भी वैल्यू नहीं है। शादियों के बावजूद भी लोगों के अपने अफेयर्स चलते हैं। सोसाइटी में प्रॉस्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ पर पोएट पूरी पोयम में क्या क्या क्रिटिसाइज़ करता है ये आप लोग नोट कर लो। द पोएम हैज़ क्रिटिसाइज सोसाइटी, द चर्च, प्रॉस्टिट्यूशन एंड इवन मैरिज। इन चार चीज़ों को यहाँ पर क्रिटिसाइज़ किया गया है, सोसाइटी, चर्च, प्रॉस्टिट्यूशन और मैरिज। इसको आप नोट करना।